कंपनी सेक्रेटरी एग्जाम एग्जीक्यूटिव लेवल के अंदर कंपनी लॉ का जो पेपर है, हम इन वीडियो सीरीज के थ्रू उनको एनकोड कर रहे हैं और हम बता रहे हैं कि क्या क्या सजेस्टेड आंसर्स हैं जो इस क्वेश्चन पेपर के सजेस्ट करती है हमारी इंस्टीट्यूट। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये हम आपको पिछली वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं अच्छे आंसर्स के साथ, ताकि नेक्स्ट टाइम हम इसको और कॉन्फिडेंस का लिख सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो हम आज इस सीरीज के अंदर कवर करने वाले हैं वो पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दिया हुआ है, एक ही छोटा सा टेबल दिया हुआ है जिसमें पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन कौन सी कंपनी ऐसी है जो डीवीआर यानी कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स को इश्यू कर सकती है। तो ए लिमिटेड जो कि अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है जी। इन्होंने एक डिफॉल्ट किया। डिफॉल्ट क्या किया इन्होंने? एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी है। कब नहीं करी? 2018 में, 2019 में, ठीक है जी। यानी कि हमारे इमीडिएट जो फाइनेंशियल ईयर है उससे एक साल छोड़ के 2 साल उन्होंने नहीं करी थी, और 20-21 में करी है, और जो पिछली थी वो भी कर दी है। इसका मतलब डिफॉल्ट जो है वो लगातार नहीं है, ठीक है जी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो अलाउ कर रहा है कि आप कर सकते हैं, और बी लिमिटेड के अंदर ऐसा कोई डिफॉल्ट तो नहीं है, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो उसको अलाउ नहीं कर रहा। तो सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे उससे पहले ही हम एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि देखिए 3 कॉन्टिन्यूअस ईयर्स के अंदर डिफॉल्ट होने की वजह से हमारे जो ये राइट है डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला वो हमसे ले लिया जाता है, हम नहीं कर पाते। तो जैसा कि हम ऑलरेडी देख पा रहे हैं कि 3 फाइनेंशियल ईयर तो नहीं हुए हैं, और हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी कहता है कि हम कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये कंपनी जो है ये कर सकती है। बी लिमिटेड का क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ही नहीं कहता, अब डिफॉल्ट का कोई लेना देना है ही नहीं, ये नहीं कर सकती, ठीक है जी। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि सजेस्टेड आंसर्स क्या है। अब मतलब सजेस्टेड आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया वैसे तो, हम सिर्फ ये बताने वाले हैं कि इसको सही तरीके से कैसे लिखा जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए फटाफट पढ़ लेते हैं। ऑब्वियसली सेक्शन 43 कवर कर रहा है इसको। साथ में रूल 4 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स जो 2014 में आए थे, वो क्या कहता है कि एक कंपनी इश्यू कर सकती है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें ऐसा करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया था, ठीक है जी। हाँ, एक और बात इसमें लिखी हुई है कि सिर्फ जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है वो ही कर सकती है। तो गारंटी से अगर लिमिटेड है तो वो कंपनी नहीं कर पाएगी, ठीक है जी। चलिए, इसके अलावा कब नहीं कर सकती कंपनी? जब उसने फाइलिंग करने में डिफॉल्ट किया हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न जो है लगातार 3 पिछले सालों में नहीं किया हो फाइल, ठीक है जी। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये सिर्फ स्पेसिफाइड आपको फॉर्मेट दिया है कि कैसे आप इसे लिखेंगे। तो ए लिमिटेड ने क्या किया था जी? उन्होंने डिफॉल्ट तो किया है, लेकिन वो इनएलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डिफॉल्ट है वो कब है? 18-19 और 19-20 में, 20-21 में नहीं है। तो लगातार 3 साल का डिफॉल्ट नहीं है, और इमीडिएट 3 साल का नहीं है। यानी अगर पहले किया होता तो भी चल जाता कि अगर 20-21 में फाइलिंग करी है तो ए लिमिटेड तो क्या है जी? कर सकती है, यस दे कैन। और बी लिमिटेड क्या है? ऑब्वियसली नहीं कर सकती, क्योंकि उनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज नहीं कर रहा, ठीक है जी। तो ए लिमिटेड कर सकती है और बी लिमिटेड नहीं कर सकती। तो अगर आपने इतना लिखा है, तो अगर आपने इतना बढ़िया से लिख दिया है तो भाई साहब 3 नंबर आपके। 3 नंबर किस चीज के? ए लिमिटेड पे यस लिखने का 1 नंबर, बी लिमिटेड पे नो लिखने का 1 नंबर, और प्रोविजन लिखने का 1 नंबर, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सर ये बताओ कि कंपनी जो कि लीगल पर्सन होता है वो सिटीजन नहीं होता, यही बात है या नहीं है? तो ऑब्वियसली बिल्कुल यही बात है। ये बात कैसे है? तो भैया सिटीजनशिप जो होती है वो 2 जगह पे मिलती है। एक मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बताया जाता है कौन कौन सिटीजन है कौन कौन नहीं है। दूसरा मिलता है सिटीजनशिप एक्ट से। सिटीजनशिप एक्ट से किसको मिलती है? इसको बाद में मिली हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद मिली हो, जो बाहर से आया हो। जैसे अभी सीए जो बड़ा सारा आपको पता ही है, विवादों में चल रहा है, किस किस को मिले किस किस को ना मिले, ठीक है ना। सो ऑब्वियसली कंपनी जो है उसकी नेशनैलिटी तो है, हम पढ़ते तो है फॉरेन कंपनी है, इंडियन कंपनी है, जिसके लिए कोई रूल्स है, उसकी डोमिसाइल भी है कि वो कहाँ पे है,
फॉरेन कंपनी है तो कहाँ की रहने वाली है, यानी कहाँ पे रजिस्टर्ड है, इंडियन है तो कहाँ पे रजिस्टर्ड है, और रेजिडेंस भी है। ठीक है जी, लेकिन क्योंकि इन दोनों के अंदर ही ये कवर नहीं होती, ठीक है ना, तो इसीलिए जो है वो हमारी सिटीजन नहीं है। इसके ऊपर एक केस भी हुआ था, उस केस का देख लेते हैं। ये मैटर हुआ था स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस सीटीयू। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करते हुए बताया था कि कंपनी जो है वो हालांकि एक लीगल पर्सनल है, ठीक है ना, ऑब्वियसली जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता है ना, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, उसके पास भी एक राइट है, वो स्यू भी हो सकती है, उसको भी स्यू किया जा सकता है, वो लोगों को भी सू कर सकती है, बट इट वॉज नॉट अ सिटीजन एंड कैन ओनली एक्ट थ्रू नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन कौन से होते हैं, हमारे जो डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है जी, डायरेक्टर्स और मेंबर्स, इनके थ्रू ही हम लोग हमारी कंपनी ऑपरेट करती है, वो खुद नहीं कर पाती। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या नोटिस करना चाहिए, जो फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन की, जहां पे सिर्फ पर्सन वर्ड यूज हुआ है, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, ठीक है ना, ये कंपनी को भी अवेलेबल है सर, ठीक है ना, लेकिन सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट ये एक्सप्रेसिवली कहता है कि कंपनी या फिर कोई भी एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ये सिटीजन नहीं है। ठीक है जी, तो आप देख लिया, आपको पता लग गया कि ये दोनों जो जगह है जहां पे ये डिफाइन होता है कि हम सिटीजन है या नहीं है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सिटीजनशिप एक्ट 1955, दोनों में ही कंपनी को कवर नहीं किया जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो गाइस 6 नंबर का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा क्या कहता है, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ रेगुलर लिमिटेड प्रोवाइड्स दैट द डॉक्यूमेंट मे बी सर्व अपॉन अ कंपनी ओनली थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। तो जी क्या कहती है हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, से भैया रजिस्टर्ड पोस्ट से ही लेंगे अब हम, हमें जो भी कम्युनिकेशन करेंगे, आपने जो भी हमें नोटिस भेजना है, जो भी कोई एप्रिसिएशन लेटर भेजना है, आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना है। तो राम ने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट जो कि बड़ा अर्जेंट था, यहाँ पे ये नहीं लिखा डॉक्यूमेंट क्या था, लेकिन उसने क्या किया, उसको भेजा कोरियर सर्विस से। जैसे कि आपको पता है इंडियन पोस्ट के क्या हाल है तो हम यहाँ पे उसका पे कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हम कहेंगे उसने कोरियर कंपनी ने भेजा, मे भी शायद उसके घर के पास ही हो। तो कंपनी ने क्या किया, उन्होंने लिया ही नहीं, क्या नहीं 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 नहीं, ये तो वायलेशन है भाई साहब हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, तो हम लेंगे ही नहीं। अब आपने सिर्फ ये सोच के बताना है कि यार ये बात सही है या गलत है। तो चलिए देखते हैं इसका बढ़िया सा आंसर है क्या। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं कि इससे रिलेटेड कंपनी लॉ के अंदर क्या रूल है। तो रूल है 35 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। ये क्या कहता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जब भी कंपनी को दिया जाए या उसके ऑफिसर को दिया जाए, ठीक है जी, तो कैसे दिया जा सकता है, वो दिया जा सकता है उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे। कैसे दिया जा सकता है, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं, कोरियर सर्विस से भी भेज सकते हैं, और चाहे तो खुद भी जाके दे सकते हैं, पास में ही थे हमने कहा चलो हम ही दे देते हैं, या फिर हम इलेक्ट्रॉनिक भी दे सकते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब ईमेल कर सकते हैं, ठीक है जी, इस तरीके से हम उन्हें भेज सकते हैं। ये हमारे रूल 35 के अंदर दिया हुआ है, ठीक है जी। रूल 35 और क्या कहता है कि कोरियर मींस डॉक्यूमेंट्स सेंड थ्रू कोरियर विच प्रोवाइड द प्रूफ ऑफ डिलीवरी। कोई भी ऐसा कोरियर जो प्रूफ ऑफ डिलीवरी प्रोवाइड करता है, सिर्फ उसी को कोरियर मानेंगे भाई साहब। अगर सिर्फ ये है कि मैंने भेज दिया था और मुझे नहीं पता वहां से पहुंचा या नहीं पहुंचा, हमारे पास तो रसीद है, हमने कह दिया कि भाई साहब नहीं नहीं हमने तो भेजा था, ठीक है, तो फिर कोरियर नहीं माना जाएगा, प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी होना चाहिए, ठीक है जी। सिर्फ ये प्रूफ नहीं चलेगा कि मैंने भेज दिया मेरे पास रसीद है, वहां पे प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी होनी चाहिए, वो कोरियर उसको भी कलेक्ट करे कि भैया मैंने पहुंचा था, वहां पे मे भी साइन कराएगा या जो भी उसका प्रोसीजर होता है, ठीक है जी। फर्दर कम्युनिकेशन टू द कंपनी एंड ऑफिसर कैन बी मेड बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, जैसे मैंने आपको बताया, ऊपर लिखा भी हुआ था कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन से भी भेज सकते हैं। कैसे भी हो सकता है, वो फैक्स के थ्रू हो सकता है, ईमेल के थ्रू हो सकता है, अदर कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का सोर्स है तो उससे भी हो सकता है, जैसे कि तार से भेज सकते थे, लेकिन हम सब जानते ही हैं कि तार तो बंद हो गया है, काफी समय हो गया, ठीक है जी। तो ऑब्वियसली इस सबको देखते हुए हमें क्या पता लगता है कि भैया कंटेंशन ऑफ द कंपनी सही नहीं है, इट इज नॉट वैलिड, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट सुपरसीड द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, और कंपनी एक्ट का प्रोविजन कहता है कि कोरियर से भी भेजा जा सकता है। क्या बात है, इतनी सी बात अगर आपने बिल्कुल सही लिखी तो 3 नंबर आपके हैं भाई साहब,
हम 9 नंबर कवर कर चुके हैं यहाँ पे, और देखिए कितने सिंपल सिंपल थे। सिर्फ पॉइंट क्या है कि हम लोग पढ़ते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से सेक्शन वाइज, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है तो उतने सिंपल तरीके से नहीं पूछा जाता, वो केस स्टडी बना के पूछते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये एक बड़ा ही मजेदार केस है जो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, मतलब 2 का डी पूछा गया है। बड़ा ही जबरदस्त केस है जी, और आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हमारे यहाँ पे थोड़ी सी मंदी आती जा रही है, हमारी इकोनॉमी गिरती जा रही है, और जो हमारे महंगाई दर है वो बढ़ती जा रही है। उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या कर रही है, वो लगातार रेपो रेट जो है बढ़ा रही है। वो कैसे इंपैक्ट करती है ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, हमारे अगले पेपर में इसके लिए भी प्रोविजन है। फिलहाल कंपनी लॉ के इस कमाल के क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या हुआ कि एक वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन करी एक बैंक ने, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फिक्स किया। उसने कहा कि भाई जो भी स्पेसिफाइड परसेंटेज लेंगे हम बैंक रेट के ऊपर, यानी बैंक रेट, जो हमें पता है कि बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट वो रेट होती है जिसके ऊपर बैंक लोन ले सकते हैं आरबीआई से। तो जो भी करंट बैंक रेट चल रही होगी उससे कुछ परसेंट ज्यादा आप हमें दे देना। से हमने क्या किया कि कैसे हमने किया, हमने कह दिया कि बैंक रेट प्लस 0.5% दे देना जी। ठीक है जी। तो जो भी आरबीआई स्पेसिफाई करती है, क्या करती है स्पेसिफाई, बैंक रेट, उससे थोड़ा सा ऊपर हमने डिसाइड करके और हमने लोन ले लिया। अब क्या हुआ जी, थोड़े दिन बाद क्या हुआ, ये बैंक रेट बढ़ गई। अब जब बैंक रेट बढ़ गई तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ गया ऑब्वियसली। ठीक है ना। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो जो चार्ज हमने वो फाइल कर रखा था सेक्शन 79 के अंडर कंपनीज एक्ट के, कंपनी ने कहा भाई अब ये चार्ज तो गलत हो गया, आप नया चार्ज क्रिएट करके उसको दोबारा से मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज में डालें। ठीक है जी। इसका जवाब पढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं आपको स्पेसिफाई कर देता हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चार्ज क्या होता है, जब भी हम किसी से भी कोई लोन लेते हैं, ठीक है, तो हम अपनी किसी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट करते हैं। हम कहते हैं अच्छा कल को कंपनी डूब गई तो ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आप रख लेना, ठीक है ना, या इस पे पहला अधिकार आपका होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं चार्ज। अब आपके कह देने से क्या होता है, अगर आरबीआई नाम, अगर रजिस्ट्रार ना माने तो रजिस्ट्रार के पास हम क्या करते हैं, इस चार्ज की एक कॉपी जमा कराते हैं। ठीक है जी। इस चार्ज की जो हम कॉपी जमा कराते हैं उसके अंदर हम क्या क्या लिखते हैं, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं कि भाई साहब ये हमारी टर्म्स ऑफ कंडीशन है, टर्म्स ऑफ लोन, ये लोन हमें इस टर्म पे मिला हुआ है, क्या है, कितना परसेंटेज हम देते हैं, ठीक है, कितने परसेंटेज हम इंटरेस्ट देंगे, कितने टाइम पीरियड के लिए देंगे, किसको देंगे, यानी क्रेडिटर कौन है, क्रेडिटर या बैंक जो भी है, ठीक है जी, कब वापस करेंगे, वो टाइम पीरियड में आ गया। इस तरह की सारी डिटेल्स हम वहां पे जमा कराते हैं। अब बैंक ये क्लेम कर रहा है कि भाई साहब क्योंकि बैंक रेट चेंज हो चुका है तो ये परसेंटेज है एक्चुअल में चेंज हो गई है, तो आपका ये जो चार्ज हमने क्रिएट कर रखा है ना, इसकी वैल्यू कम हो गई है, आप प्लीज इसको मॉडिफाई कराओ भाई साहब। ये हमारा क्वेश्चन है कि मॉडिफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब फटाफट देख लेते हैं कि इसका सही जवाब इंस्टीट्यूट ने क्या माना है। चलिए सर, बड़ी सिंपल सी भाषा में आपको बता रहा हूं, आपके लिए मैंने पूरा स्क्रीनशॉट यहां छोड़ दिया, आप आराम से स्क्रीनशॉट छोड़ पढ़ के आंसर पढ़ लीजिएगा और अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूं कि सेक्शन 77 कवर करता है जी मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के लिए। ये कहता है कि अगर कुछ भी चेंज हुआ है, कुछ भी, यानी भले ही इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, भले ही घट गया है, भले ही कुछ अमाउंट बढ़ गया है, भले ही कुछ अमाउंट गिर गया है, भले ही जो सिक्योरिटी मैंने दी थी वो घट गई है या बढ़ गई है, टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है या घटा दिया गया है, ठीक है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर कुछ भी चेंज आया है, ठीक है, हमारी म्यूचुअल एग्रीमेंट के बाद या फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से भी, तो भी हमें अपना जो चार्ज हमने वहां पे जमा करा रखा है, चार्ज की कॉपी दी हुई है, वो चार्ज हमें मॉडिफाई कराना पड़ेगा। ठीक है जी। अब प्राइमा फेसी ये प्रोविजन देख के हमें क्या लग रहा है कि क्योंकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है, किस वजह से बढ़ गया है, ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है ना, ऑपरेशन ऑफ लॉ से बढ़ा है, आरबीआई नहीं बढ़ा दिया भाई, आरबीआई ने बैंक चार्ज बढ़ा दिया तो हमारा भी बढ़ गया। ठीक है ना, तो इसीलिए हमें इसे मॉडिफाई करना चाहिए। ठीक है जी। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं
कि हाउ एवर चेंज इन द इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड बाय आरबीआई डज नॉट अमाउंट मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज इन टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ चार्ज। ठीक है, इसीलिए लेंडिंग बैंक जो है मॉडिफिकेशन के लिए जो कह रही है बात टेनेबल नहीं है। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा ठीक से समझेंगे कि हमने कहीं पे ये लिखा ही नहीं था कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या। उन्होंने तो कहा कि बैंक रेट के ऊपर सिर्फ 5% एक्स्ट्रा दे देना, 0.5%। ठीक है ना, तो अगर ये बैंक रेट कल को बढ़ जाए या घट जाए तो क्या हमारा जो टर्म ऑफ लोन है वो चेंज हुआ है? वो तो चेंज हुआ ही नहीं, हमारा तो वही है जो भी है, एक्स प्लस 0.5%। हम इतना ही तो दे रहे हैं। अब इस एक्स की वैल्यू कुछ भी चेंज होता रहे, इससे हमारे एग्रीमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हमें इसको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमने सिर्फ ये प्रोविजन लिख दिया है और हमारी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल पे नहीं है तो भाई साहब 3 नंबर चले गए, और अगर अंडरस्टैंडिंग इस लेवल पे है तो 3 नंबर आपके हैं। तो गाइज इस तरीके से हम अभी तक 12 नंबर बढ़िया बढ़िया से कवर कर चुके हैं, और आप देख रहे हैं कि कितने सिंपल सिंपल ये क्वेश्चंस हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन सिंपल क्वेश्चंस पे भी हम लोगों के नंबर कट जाते हैं, क्योंकि हमें प्रोविजन तो पता होता है पर वो प्रोविजन को अप्लाई कैसे किया जाए ये हमें नहीं पता होता। चलिए फाइनल क्वेश्चन ले लेते हैं, 15 नंबर का हमारा आज का पूरा ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो आखिरी पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है, कहता है कि लोकल लिमिटेड इज प्लानिंग टू इश्यू इक्विटी शेयर्स टू पर्सन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। ठीक है जी, जो व्यक्ति भारत में रहता ही नहीं है उसको भी हम इक्विटी शेयर्स देना चाहते हैं। तो चेयरमैन ऑफ द कंपनी ये जानना चाहता है कि भाई साहब प्रोविजन क्या है, क्या हमें उन लोगों का भी रजिस्टर रखना पड़ेगा जो बाहर रहते हैं? ठीक है जी, और अगर कल को हमारी कंपनी जो है उससे कल को अगर हम ये रजिस्टर रखना बंद कर दें, से बाहर हमारे मेंबर्स ही खत्म हो जाए, एक आधा ही रह जाए, तो क्या होगा? ठीक है जी, तो हमें ये बताना है, ये प्रोविजन हमने यहाँ पे बताना है कि कौन कौन से रजिस्टर हमें रखने पड़ते हैं। चलिए ये गाइडलाइन आंसर पढ़ लेते हैं, और इसके साथ में भी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट्स बताता रहूंगा जो इस आंसर में भले ही काम ना आ रहे हो लेकिन कंपनी लॉ की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके मत पढ़े, इस लेक्चर को भी ठीक से समझे। तो सेक्शन 88(4) ऑफ कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि कंपनी जो है रखेगी भाई साहब ये रजिस्टर। ठीक है जी, किसके? जो भी मेंबर्स हैं जो कि इंडियन नहीं है, बाहर के हैं, डिवेंचर्स होल्डर है, सिर्फ शेयर्स ही नहीं डिवेंचर्स भी इशू करें अगर तो उसके भी रखने पड़ेंगे, सिक्योरिटी होल्डर और भी कोई अगर हमने उनसे डिपॉजिट लिया है किसी भी तरह का तो वो जो भी सिक्योरिटी हमने इश्यू करी है उसका भी रजिस्टर रखना पड़ेगा। बेनिफिशियल ओनर्स रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ये बेनिफिशियल ओनर्स क्या होता है, ये अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझ रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे वो जो कि नॉमिनी है जिनको मिलना चाहिए, है ना। तो ये बात जो है, जो कंपनी सेक्रेटरी कोर्स नहीं कर रहा वो कहेगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन जो सीएस कर रहा है वो ये बात कहे तो अच्छा नहीं लग रहा। बेनिफिशियल ओनर्स होते हैं वो ओनर्स जिनके पास जो शेयर्स है वो किसमें है, डीमैट फॉर्म में। ठीक है जी, डीमैट फॉर्म में हम क्या करते हैं, सारे के सारे शेयर जो हैं डिपॉजिटरी के नाम पे रजिस्टर कर लेते हैं, और व्यक्ति डायरेक्टली उस डिपॉजिटरी से खरीदता है और वो क्या बन जाता है, बेनिफिशियल ओनर। यानी कि एक्चुअल में शेयर होल्डर वही है। ठीक है ना। तो अगर कोई ये कहे कि भाई जिस फॉरनर ने मेरे से ये शेयर होल्डर खरीदा है, मुझे क्या पता, उसने तो ओपन मार्केट से खरीदा था। ओपन मार्केट से कहां से खरीदा था, शेयर मार्केट से खरीदा था। तो कायदे से मैं क्या करूंगा, इसके रजिस्टर रखिए तो डिपॉजिटरी रखेगा। तो भाई साहब कंपनी लॉ कहता है ना 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 ना, अगर बाहर वाले किसी व्यक्ति ने आपका शेयर भले डीमेट फॉर्म में खरीदा है, आपको उसका रजिस्टर रखना पड़ेगा। ये मैंने आपको बात एक्स्ट्रा बता दी है, इसका इस क्वेश्चन से ज्यादा रिलेशन नहीं है, लेकिन बीइंग अ सीएस स्टूडेंट हमें ये बात पता होनी चाहिए। कंपनी में मेंटेन सच रजिस्टर इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय ए, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर पहली ऑथराइजेशन होनी चाहिए कि हम बाहर भी शेयर्स देंगे, बाहर शेयर्स देंगे तभी तो रजिस्टर रखेंगे ना। अब उसमें क्या क्या लिखेंगे जी, नाम लिखेंगे उसका, पर्टिकुलर लिखेंगे मेंबर का भी किस तरह का है वो, डिवेंचर होल्डर के पर्टिकुलर लिखेंगे, सिक्योरिटी होल्डर के लिखेंगे,
बेनिफिशियरी होल्डर के लिखेंगे, इन सब के नाम और पर्टिकुलर्स लिखेंगे, ठीक है ना। अब फॉरेन रजिस्टर इज डीम टू बी पार्ट ऑफ कंपनी प्रिंसिपल रजिस्टर्स, जो है से जो भी रूल्स प्रिंसिपल रजिस्टर्स के ऊपर अप्लाई हुए होते हैं वो इस फॉरेन रजिस्टर में भी अप्लाई होंगे, और उसी तरीके से रखना पड़ेगा जैसे प्रिंसिपल रजिस्टर रखने पड़ते हैं, उसी तरीके से ओपन फॉर इंस्पेक्शन भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके रूल्स इसी पेपर में एक बार और भी पूछे गए, तो जब हम आगे कोई वो वाला क्वेश्चन करेंगे तभी कवर कर लेंगे, ठीक है जी। और ये कितने दिन में बनाना पड़ेगा जी? शेल विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ एनी फॉरेन रजिस्टर, जब भी हम इसको खोल लेंगे, जिस भी दिन हमने इसको बनाया उसके 30 दिन के अंदर क्या करेंगे, फाइल करेंगे इसको रजिस्ट्रार विद द सिचुएशन ऑफ ऑफिस इन फॉर्म MGT3, ठीक है जी। रजिस्ट्रार के पास इसको हम जमा कराएंगे इस रजिस्टर को, भैया ये हमने रजिस्टर मेंटेन कर लिया है, जिसके लिए थोड़ी सी जो भी फीस लगेगी वो भी हम देंगे, ठीक है ना। एंड इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन द सिचुएशन ऑफ सच ऑफिस, कोई भी अगर चेंज होता है हमारी ऑफिस में जहां पे हमने ये रजिस्टर रखे हुए, या फिर हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं इसको रखना, तो क्या करेंगे, 30 दिन के अंदर अंदर फिर से MGT3 फाइल करेंगे और रजिस्ट्रार को बताएंगे कि रजिस्टर हमने रखना डिसकंटिन्यू कर दिया, ठीक है जी। और डुप्लीकेट ऑफ सच रजिस्टर शुड बी मेंटेन एट द रीजनल ऑफिस इन इंडिया, ठीक है जी। जो भी हमारी रीजनल ऑफिस है इंडिया में वहां पे भी इसकी एक डुप्लीकेट वो रखेंगे। एंड ऑल द एंट्रीज दैट मेड इन द फॉरेन रजिस्टर शुड बी मेड इन डुप्लीकेट रजिस्टर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस एज सून एज पॉसिबल, ठीक है जी। हमारे बाहर की ब्रांच में जो भी उस रजिस्टर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसको इंडिया की कॉपी के अंदर फटाफट अपडेट करेंगे। द कंपनी में डिसकंटिन्यू, वो चाहे तो बंद कर सकती है जी, कीपिंग एनी फॉरेन रजिस्टर, and upon all the entries of that register shall be transferred to the some other foreign register kept by the company outside India or to the principal register। कब कर सकती है जी? जब हमने सारी एंट्री को कॉपी पेस्ट कर लिया हो, कहाँ पे, किसी दूसरे प्रिंसिपल रजिस्टर में। से मैंने कहा यार आज से हम एक ही रजिस्टर बनाएंगे, चाहे मेंबर फॉरेनर है चाहे इंडियन है, उसके प्रोविजंस को हमने करते हुए सारी की सारी एंट्रीज को ट्रांसफर कर लिया है। और जैसा कि मे बी आपको मैं ऊपर बता चुका हूं, लेकिन अगर आप भूल चुके हैं तो ये करने के बाद क्या करेंगे, MGT3 30 दिन के अंदर दोबारा फाइल करेंगे, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है जी। इफ अ कंपनी डोंट मेंटेन अ फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और फेल टू मेंटेन देम इन अकॉर्डेंस एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन बेस्ड ऑन द, ठीक है जी। तो अगर आपने नहीं किया तो इसके ऊपर फाइन लग सकता है। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे मैंने एक चीज स्किप करी है कि क्या क्या प्रोविजंस होते हैं प्रिंसिपल रजिस्टर को रखने के, हालांकि वो इस 3 नंबर के क्वेश्चन का पार्ट भी नहीं है, लेकिन हम आने वाले क्वेश्चन में उसको जरूर कवर करेंगे। तो इस तरीके से सर आज की वीडियो में हमने आपके 15 नंबर बढ़िया वाले कवर करा दिए, और कुछ हमने एक्स्ट्रा बाइट्स भी यहाँ पे दे दी हैं आपको, जो मैंने आपको डिपॉजिटरी और बेनिफिशियल शेयर होल्डर के बारे में भी बताया। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी, और अगर आपको यूजफुल लगी और आप ही की तरह और भी बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हैं जो इस बार एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, तो उनके साथ इसको जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। प्रेस फिट।